हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल मूवी माइनर में आपका स्वागत है। मेरे द्वारा एक्सप्लेन की गई मूवी आपको पसंद आई, इसी को अपना मोटिवेशन और आप सभी का प्यार देखकर मैं एक और अनोखी और रहस्यमयी मूवी पैन्स लैबिरिंथ एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें ऑडियंस को हॉरर के साथ साथ रियलिटी और फैंटेसी दोनों का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लेंड देखने को मिला। ये मूवी इतनी सफल रही कि कांस फिल्म फेस्टिवल में से 22 मिनट तक सभी लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से सराहा और ये अनेकों इंटरनेशनल अवार्ड्स की हकदार बनी। इस मूवी की सफलता के पीछे इसकी ना भूल सकने वाली कहानी का बहुत बड़ा हाथ है, जो आपको आपके बचपन की याद जरूर दिलाएगी। स्टोरी का गुड कॉम्बिनेशन, उसके साथ एक इम्पोर्टेंट मैसेज और आपकी धड़कनों को तेज कर देने वाला हॉन्टिंग म्यूजिक आपको आपकी जगह से हिलने नहीं देगा। इससे पहले कि मैं मूवी के सस्पेंस को खत्म करूं, चलिए सीधा चलते हैं मूवी की कहानी में। मूवी शुरू होती है एक 10 साल की लड़की ओफेलिया से, जिसकी नाक में से काफी मात्रा में खून निकल रहा होता है, लेकिन फिर तभी खून नाक में वापस जाने लगता है और मूवी रिवर्स होकर हमें एक अंडरग्राउंड किंगडम की तरफ ले जाती है। इस किंगडम के अंडरग्राउंड होने की वजह से यहाँ रहने वाली एक यंग राजकुमारी बाहर धरती की दुनिया को देखना चाहती है। इसी जिज्ञासा में वो एक दिन किसी तरह पहरेदारों को चकमा देकर धरती की दुनिया में पहुंच जाती है, पर धरती पर तेज सनसाइन से वो ब्लाइंड और फिर याददाश्त भी खो बैठती है और वो धरती के मौसम से अनजाने इस मौसम को सहन नहीं कर पाती, जिससे बीमारी के कारण वो मर जाती है। लेकिन उसके पिता द किंग को आज भी यकीन है कि उनकी बेटी किसी और रूप में, किसी और जगह या फिर किसी और समय में इस किंगडम में जरूर लौटेगी और वो उसका हमेशा इंतजार करेंगे। अब कहानी 1944 के समय को दिखाती है, जहां स्पेनिश सिविल वॉर के बाद भी कुछ स्मॉल गोरिल्ला ग्रुप्स एक्टिव हैं। इसी दरमियान प्रेग्नेंट कैरमेन अपनी बेटी ओफेलिया के साथ अपने सेकंड हस्बैंड विडाल के पास जा रही होती है, पर प्रेगनेंसी के कारण उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी वो ये ट्रैवलिंग कर रही होती हैं, क्योंकि उनके सेकंड हस्बैंड विडाल, जो कि एक मिल में तैनात हैं, गोरिल्ला ग्रुप्स के खात्मे के लिए एक बहुत ही रूड, सेल्फिश और स्ट्रिक्ट किस्म का आदमी है। इसी वजह से वो कैरमेन को इतनी लेट टाइम प्रेगनेंसी में भी इतना लंबा सफर करने के लिए कहता है। पर कैरमेन भी मजबूर, क्योंकि उनके पहले पति जो एक टेलर थे वॉर में चल बसे और ओफेलिया उन्हीं की संतान थी। ओफेलिया को फेरी टेल्स की कहानियां काफी पसंद हैं, लेकिन अचानक सफर के दौरान उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए वो गाड़ी को रोकने के लिए कहती हैं। जब सभी कैरमेन की खराब हालत से परेशान हैं, ओफेलिया उस अजीब सी जगह को देखकर हैरान हो रही होती है, इसलिए वो थोड़ा इधर उधर घूमने लगती है। तभी वो एक पत्थर देखती है जिसमें उसे कोई शेप दिखाई पड़ती है। आगे जाकर उसे एक अजीब पत्थर की मूर्ति दिखती है, उसकी एक आंख गायब होती है। तभी वो समझ जाती है कि अभी जो पत्थर उसे मिला था वो उस मूर्ति की आंख थी, लेकिन अब जैसे ही उसमें वो आंख फिट करती है, अचानक से उस मूर्ति के मुंह में से एक इंसेक्ट निकलता है। उस इंसेक्ट को देखकर ओफेलिया हैरान हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल उसकी फेरी टेल के कैरेक्टर की तरह दिख रहा था। अब ओफेलिया अपनी मॉम के साथ फिर से जर्नी शुरू करती है और अब कैरमेन अपने पति विडाल के पास पहुंच जाती है। विडाल ओफेलिया की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता, वहीं कैरमेन की प्रेगनेंसी ग्रोथ को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और एक डॉक्टर को उसकी देखभाल करने के लिए कहता है। वहीं ओफेलिया इस नए एनवायरनमेंट में इधर उधर घूम ही रही होती है कि उसका ध्यान उस इंसेक्ट पर जाता है, जो शायद उनका पीछा कर रहा होता है, और पीछा करते करते वो उनके साथ उस जगह पे पहुंच जाता है। ओफेलिया उस इंसेक्ट को यहाँ देखकर हैरान हो जाती है और इस क्यूरियोसिटी में उसका पीछा करते करते एक अजीब से स्टोन स्ट्रक्चर पर पहुंच जाती है। लेकिन तभी वहाँ उसकी मेड मर्सिडीज आ जाती हैं और वो उसे यहाँ आने से मना करती हैं। वो कहती है कि ये एक ओल्ड लैब्रिंथ यानी भूल भुलैया है, जहाँ वो खो सकती है, इसलिए अब वो दोनों वापस घर चले जाते हैं। मगर वो इंसेक्ट अब भी उन्हें देख रहा होता है। अब रात हो जाती है। ओफेलिया और उसकी मॉम एक ही रूम में होते हैं। उसी रात जब डॉक्टर विडाल को उसकी पत्नी कैरमेन की खराब हालत का जिक्र करते हुए कहता है कि उसे इतनी लेट स्टेज प्रेगनेंसी में
इतना दूर ट्रेवल नहीं कराना चाहिए था। तब विटाल कहता है कि उसे कैरमन की खराब तबीयत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके लिए कैरमन केवल उसका बेटा पैदा करने वाली एक कोख है। उसे तो बस उसका बेटा चाहिए, ये ना जानते हुए भी कि कोख में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। बस वो बेटा ही चाहता है, क्योंकि बेटा ही उसका नाम रोशन करेगा। तभी वहीं पे कुछ सोल्जर्स खरगोश का शिकार कर रहे तो फार्मर्स को पकड़ कर लाते हैं। विटाल का गोरिल्ला ग्रुप को खत्म करने का जुनून तो तब दिखाई देता है जब वो उन 2 आदमियों को बिना उनकी बात सुने ही मार देता है। मारने के बाद जब उनके पास से खरगोश मिलता है तो वो पछतावा करने के बजाय उन सोल्जर्स को दोष देता है कि आगे से वो ध्यान रखें। सेम मिडनाइट ऑफेलिया पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ से उठ जाती है। वो देखती है कि वही इंसेक्ट उसके रूम में होता है। ऑफेलिया उस इंसेक्ट को अपने फेरी टेल की एक पिक्चर दिखाती है जो उस इंसेक्ट की तरह दिखती है। तभी वो इंसेक्ट उस पिक्चर की तरह एक ह्यूमनॉइड फेरी में बदल जाता है। वो उसे फिर से उसी एंशिएंट लैब्रिंथ यानी भूल भुलैया की तरफ ले जाने का इशारा करता है, जहाँ वो उसे पहले भी ले जाने की कोशिश कर चुका है। आगे चलकर वो सेंटर ऑफ द मेज में पहुंच जाती है। अब मेज में पहुंच जाने के बाद ऑफेलिया एक स्ट्रेंज क्रिएचर फॉन से मिलती है, जो उसे कहता है कि तुम अंडरग्राउंड किंगडम की राजकुमारी मोआना का पुनर्जन्म हो। तुम्हारे पिता द किंग ने तुम्हारे वापस आने की उम्मीद में कि तुम एक दिन ज़रूर आओगी। लेकिन वो कहती है कि मेरे पिता तो एक टेलर थे। लेकिन फॉन उसे यकीन दिलाने के लिए उसे बताता है कि तुम्हारे शोल्डर पे एक हाफ मून का मार्क है जो दिखाता है कि तुम एक राजकुमारी हो और मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। लेकिन अंडरग्राउंड किंगडम में जाने के लिए तुम्हें फुल मून से पहले 3 परीक्षाएं पास करनी होगी, ये प्रूव करने के लिए कि तुम अब भी इमॉर्टल यानी अमर हो। वो उसे बुक ऑफ क्रॉसरोड्स और 3 मैजिकल स्टोन्स देता है। इस बुक में भविष्य में होने वाली घटनाओं और तीनों ही परीक्षाओं का विवरण होता है। वो उसे कहता है कि तुम ये मैजिकल स्टोन्स जंगल में एक अंजीर के पेड़ के नीचे बस एक मॉनेस्ट्री टोड को खिलाने हैं। और साथ में फॉन ये कहता है कि ये बुक तुम अकेले में ओपन करना। लेकिन ऑफेलिया उसे उसी समय ओपन करती है और उसे उस समय सिर्फ ब्लैंक पेजेस दिखाई देते हैं। इससे पहले कि वो कुछ पूछे फॉन गायब हो जाता है। अब ऑफेलिया घर आ जाती है। उसे इन सब पर विश्वास हो रहा होता है, इसलिए वो घर आके अपने शोल्डर पर हाफ मून का मार्क चेक करती है। ये देखकर वो हैरान और अब उसे इन सब पर यकीन होना शुरू हो जाता है। इसी दरमियान हम देखते हैं कि हाउसकीपर मर्सिडीज और डॉक्टर अपनी जान को जोखिम में डालकर विटाल के अगेंस्ट गोरिल्ला ग्रुप्स की मदद करते हैं, क्योंकि मर्सिडीज गोरिल्ला ग्रुप्स के लीडर पेड्रो की छोटी बहन है। वहीं दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया जाता है कि विटाल क्रूरता और निर्दयता की सारी हदों को पार कर एक बहुत ही घटिया प्लान बनाता है और गांव की सारी राशन सप्लाई और मेडिसिन सप्लाई को अपने मिल के स्टोर रूम में स्टोर कर लेता है, ताकि गोरिल्ला ग्रुप्स भूख और बीमारी के कारण अपनी जगह से बाहर निकल आए। स्टोर रूम की इकलौती चाबी विटाल मर्सिडीज के कहने पर अपने पास रख लेता है। एक दिन जब कैप्टन विटाल एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जिसमें वो लोकल पॉलिटिकल हेड्स को इनवाइट करता है, इसलिए कैरमन अपनी बेटी को न्यू ड्रेस और शूज देती है ताकि वो इस पार्टी को अटेंड करे। ऑफेलिया मान जाती है, लेकिन जब वो नहाने जाती है वो वहाँ उसी बुक ऑफ क्रॉसरोड्स को खोलती है, जिसमें पहले तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ उभरना शुरू हो जाता है। इसमें उसको पहला टेस्ट मिलता है जिसे उसे आज ही कंप्लीट करना है। उसमें लिखा होता है कि मिल से कुछ दूर जंगल में एक पेड़ है जो बिल्कुल सूख चुका है, क्योंकि एक जायंट फ्रॉग ने उसकी जड़ में अपना घर बना रखा है, जिसके कारण वो पेड़ सूख रहा है। और किसी भी तरह यदि उस जायंट फ्रॉग को ये मैजिकल स्टोन्स खिला दिए जाए तो उसे उसके अगले टेस्ट के लिए गोल्डन की मिल जाएगी और तब जाकर वो ट्री दोबारा से फल फूल सकेगा। इसलिए अब ऑफेलिया पार्टी से कुछ देर पहले ही जंगल की तरफ निकल जाती है। अब ऑफेलिया उस अंजीर के पेड़ के नीचे एक गुफा में जाती है, जहाँ सच में उसका सामना एक बहुत ही जायंट टोड से होता है जो रूट के नीचे कीड़ों को खाकर जी रहा होता है। ऑफेलिया किसी तरह कीड़ों के साथ उन 3 गोल्डन स्टोन्स को मिलाकर उस टोड को खिला देती है,
जिससे टोड अंदर से वार्म हो जाता है और उसका इंटेस्टाइन बाहर आ जाता है, जिससे उसे सक्सेसफुली गोल्डन की मिल जाती हैं और इस तरह वो अपना पहला टेस्ट पूरा कर लेती है। घर पहुंचने पर ओफेलिया की मॉम उसे डिनर पार्टी अटेंड ना करने के लिए काफ़ी डांटती हैं, लेकिन ओफेलिया अपने फर्स्ट टास्क के सक्सेसफुली कंप्लीट होने पर खुश थी, इसलिए वो दूसरे टास्क के लिए इस बुक को ओपन करती है। बुक ओपन करते ही उसे पेज पर खून ही खून दिखता है और तभी उसे अपनी मॉम के कमरे से आवाज़ आती है। वो भाग कर जाती है और देखती है कि उसकी मॉम को ब्लीडिंग हो रही है और वो बहुत ही गंभीर हालत में है। वो अपने फादर को बुलाती है। अब डॉक्टर कैरमन की हालत को कुछ सेडेटिव देकर ठीक तो कर देता है, पर वो कहता है कि कैरमन को कंप्लीट रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए ओफेलिया को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ जैसे जैसे उसकी मॉम कमज़ोर हो रही होती है, मर्सिडीज ओफेलिया के क्लोज आने लगती है। अगले दिन जब विडाल गोरिल्ला ग्रुप्स को एग्जामिन करने के लिए कैंप साइट जाता है तो वहाँ उसे सस्पेक्टली इंजेक्शन बॉटल मिलती हैं। उसी रात अब फॉन ओफेलिया के रूम में आता है और उसे सेकंड टास्क कंप्लीट करने के लिए कहता है, लेकिन ओफेलिया कहती है कि उसकी मॉम की तबीयत खराब है, इसलिए उसने सेकंड टास्क ना करने का निर्णय लिया है। ये सब सुनकर फॉन उसे मैड्रिक रूट देता है, जो मानो छोटे से बच्चे के आकार की होती है। वो कहता है कि इसे रोज सुबह मिल्क और अपने 2 बूंद खून के साथ मिलाकर अपनी मॉम के बेड के नीचे रख देना, इससे तुम्हारी मॉम ठीक हो जाएगी। ओफेलिया इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है और इससे उसकी मॉम की हालत सुधरने लगती है। अब ओफेलिया अपने नेक्स्ट टास्क के लिए फ्री हो जाती है। रात एक बार फिर फॉन ओफेलिया के पास आता है और उसे अगले टेस्ट में एक ड्रैगर यानी खंजर को हासिल करने के लिए कहता है। इसके लिए वो उसे एक चॉक पीस, एक आर्ट ग्लास और 3 फेरीज जो उसको गाइड करने का काम करेंगी देकर कहता है कि ये टेस्ट तुम्हारा बहुत खतरनाक होने वाला है, और साथ में ये भी कहता है कि ये टेस्ट तुम्हें समय रहते पूरा करना होगा और भूल कर भी वहाँ रखी किसी चीज़ को भी नहीं खाना। अब फॉन चला जाता है। ओफेलिया बुक ओपन करती है और उसमें उसे एक डरावना शैतान दिखाई देता है। आगे देखने पर उसे पता चलता है कि मैजिकल चॉक से उसे एक दरवाज़ा क्रिएट करना है। इस दरवाजे के खुलते ही उसे आर ग्लास को फ्लिप करना है। वो सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है और एक दरवाज़ा क्रिएट करती है, जिसके खुलते ही वो एक डरावने किले में एंटर करती है, जहाँ किले के फ्रंट में मेज के सामने एक भयानक डरावना पेल मैन दिखाई देता है, जो बिल्कुल मोशनलेस होता है और उसे ओफेलिया की मौजूदगी भी महसूस नहीं होती। उसकी आंखें उसके सामने रखी प्लेट पर सजी होती हैं। इसके साथ ही वहाँ उस डरावने शैतानी पेल मैन के सामने मेज पर बहुत ही स्वादिष्ट दिखने वाले फीस्ट रखे होते हैं। वहीं इस किले की दीवार पर बच्चों को कच्चा चबाने वाले शैतानों की तस्वीरें बनी होती हैं। ओफेलिया ये सब देखकर काफी डर जाती है, लेकिन फिर भी किसी तरह इंस्ट्रक्शन के अनुसार तीनों फेरीज को रिलीज करती है। ये फेरीज उसे फायरवॉल पर बने 3 लॉक्स की तरफ ले जाती हैं और गाइड करती हैं कि उसे कौन सा लॉक खोलना है। अब ओफेलिया उसी की सहायता से जो उसने उस मॉन्स्टर टोड से हासिल की थी लॉक खोलती है। उसे एक खंजर हासिल होता है। अब उसे समय रहते यहाँ से निकलने का काम करना ही होता है कि उसका ध्यान उसके बगल में मेज पर रखे रसीले फीस्ट की तरफ चला जाता है। अब ओफेलिया अपने आप को रोक ही नहीं पाती और टेस्टी फीस्ट की तरफ खींची चली जाती है। वो फॉन की वार्निंग और तीनों फेरीज के मना करने पर भी उसमें से एक अंगूर खा लेती है। जैसे ही वो अंगूर खाती है, वो डरावना पेल मैन होश में आ जाता है और मेज पर रखी आंखों को उठाकर अपनी हथेली में सजा लेता है, जिसे अब ओफेलिया उसकी नज़रों में आ जाती है। लेकिन ओफेलिया इन सब से बेखबर जैसे ही दूसरा अंगूर भी खाने लगती है, उसका ध्यान पीछे की तरफ जाता है। वो देखती है कि वो पेलमैन दैत्य की तरह उसकी फेरीज को खा रहा है। वो घबरा जाती है और इस किले से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका टाइम खत्म हो जाता है और वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तभी ओफेलिया को उसके पास मौजूद चॉक पीस याद आता है और वो उस चॉक पीस की सहायता से रोशनदान बनाकर निकल जाती है और अपने रूम में एंटर करती है। लेकिन ओफेलिया को गाइड करने वाली वो 2 परियां
वो दैत्य खा जाता है। पर अब भी उसके पास एक परी बची होती है। वहीं मिल से कुछ दूर गोरिल्ला ग्रुप्स के लोग एक प्लान बनाते हैं और विटाल को स्टोर रूम से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ विस्फोट कर देते हैं, जिससे विटाल का पूरा ध्यान उस तरफ चला जाता है। वो जब चेक करने के लिए वहां पहुंचता है तो पाता है कि कोई ट्रेन पटरी से उतर गई है। मौके का फायदा उठाकर गोरिल्ला ग्रुप्स के लोग स्टोर रूम से राशन और मेडिसिन सप्लाई को लूट कर भाग जाते हैं। जब विटाल को इसका पता चलता है तो वो तुरंत स्टोर रूम को देखने चला आता है। तभी उसका ध्यान स्टोर रूम के लॉक पर जाता है, जिसे देखकर साफ नजर आता है कि उसे चाबी की सहायता से खोला गया है। अब उसे मर्सिडीज पर शक होने लगता है, क्योंकि उसी ने विटाल को कहा था कि उसकी कोई डुप्लीकेट चाबी नहीं है और वो इकलौती चाबी अभी भी विटाल के पास ही होती है। मीनवाइल विटाल के ऑफिसर्स के हाथों गोरिल्ला ग्रुप्स का एक आदमी पकड़ा जाता है। अब विटाल उसे टॉर्चर करना चाहता है ताकि वो उससे उसके साथियों का पता मालूम कर सके। सेम नाइट फॉन ऑफेलिया के पास आता है। फॉन के आते ही वो तीसरी परी जो उस दैत्य पेलमैन के खाने से बच गई थी, फॉन के कान में बताती है कि ऑफेलिया ने उसकी इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट वहाँ रखे फीस्ट को खाया। ऑफेलिया अपनी गलती के लिए काफ़ी माफ़ी मांगती है, पर फॉन गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि फुल मून की नाइट के लिए केवल 3 दिन बचे हैं और इस तरह वो कभी भी खुद को इमॉर्टल यानी अमर प्रूव नहीं कर पाएगी। अब फॉन ऑफेलिया को उसकी हालत पर छोड़कर गायब हो जाता है। इस दरमियान विटाल डॉक्टर को उस टॉर्चर कैदी को क्योर करने के लिए कहता है ताकि वो उसे फिर से और भी ज़्यादा टॉर्चर कर सके, लेकिन डॉक्टर से कैदी का दर्द नहीं देखा जाता और वो कैदी भी खुद को मारने की इच्छा व्यक्त करता है। इसलिए डॉक्टर उसे जहर का इंजेक्शन देकर मार देता है। जैसे ही डॉक्टर वहाँ से निकलता है, विटाल नोटिस करता है कि ये इंजेक्शन मेडिसिन सेम वही थी जो उसे गोरिल्ला ग्रुप्स के पास से मिली थी। वो जान जाता है कि डॉक्टर रेबल्स से मिला हुआ है, इसलिए वो उसे गोली मार देता है। दूसरी तरफ विटाल ऑफेलिया को कैरमन के बेड के नीचे रूट क्योर करते देख लेता है और उस पर भड़क उठता है, लेकिन तभी कैरमन विटाल को समझाती है और ऑफेलिया से खुद अकेले में बात करने के लिए कहती है, तो विटाल वहाँ से चला जाता है। क्योंकि मॉम से ऑफेलिया का रिलेशन काफ़ी गहरा होता है, इसलिए ऑफेलिया अपनी मॉम को सब कुछ सही सही बता देती है। वो समझ जाती है कि ये उसने फेरी टेल्स की कहानियों के प्रभाव में किया है, इसलिए वो ऑफेलिया को क्लियर करने के लिए कि वो इन कहानियों में विश्वास ना करे, उस मैट्रिक रूट को जलती आग में फेंक देती है। लेकिन जैसे ही वो रूट आग में जल जाती है, कैरमन की तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है और वो एक बेटे को पैदा करने के बाद मर जाती है। बेटे को पाकर विटाल काफी सेटिस्फाइड होता है, वहीं ऑफेलिया खुद को अकेला महसूस करती है। अब विटाल का शक मर्सिडीज पर होता है, इसलिए वो स्टार्टिंग में मर्सिडीज से मजाक करते हुए उस दिन स्टोर रूम के लॉक के बारे में पूछता है, पर मर्सिडीज को समझ में आ जाता है कि विटाल को सब कुछ पता चल चुका है। अब वो अपने साथ ऑफेलिया को लेकर भागना शुरू कर देती है, पर विटाल दोनों को ही पकड़ लेता है। विटाल को ऐसा लगता है मानो ऑफेलिया भी रेबल्स के साथ मिली हुई है, इसलिए वो उसे भी रूम में लॉक कर देता है और मर्सिडीज को टॉर्चर करने के लिए ले जाता है। पर मर्सिडीज हमेशा से ही अपने एप्रन में एक नाइफ रखती थी, इसलिए जैसे ही विटाल पीछे मुड़ता है, वो अपनी रस्सी उससे काट लेती है और विटाल को पूरी तरह जख्मी कर भाग निकलती है। लेकिन ऑफिसर्स उसका पीछा करते हैं। वो हेल्प के लिए चिल्लाती है, इससे उसके भाई को पता चल जाता है कि ऑफेलिया कहाँ है। अब रेबल्स ऑफिसर्स पर पेड़ों के पीछे से फायरिंग करते हैं। फिर मर्सिडीज अपने भाई से गले लग जाती है। वहीं ऑफेलिया के पास फॉन एक बार फिर लौटता है और उसे कहता है कि आज फुल मून की नाइट है, इसलिए बिना कुछ सवाल जवाब किए वो ऑफेलिया को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो अपने भाई को लेकर लैब्रिंथ पहुंचे। इसके लिए वो उसे मैजिक चौक देकर जाता है। अब ऑफेलिया उस चौक की मदद से एक डोर क्रिएट करती है और कमरे से बाहर आकर अपने फादर विटाल की आंखों से बचते हुए अपने भाई को लेकर लैब्रिंथ जा रही होती है।
वहीं गोरिल्ला ग्रुप्स के लोग विडाल के स्टोर से सभी हथियारों और विस्फोटकों को चुराकर उसी पर हमला करने लगते हैं। लेकिन विडाल हमले पर ध्यान न देकर पहले अपने बेटे को ऑफेलिया से लेने के लिए उसके पीछे भागता है। अब जब ऑफेलिया लैब्रिंथ पहुंचती है तो उसे इस भूल भुलैया का रास्ता समझ ही नहीं आता। वहीं विडाल उस तक पहुंचने ही वाला होता है कि तभी मेज का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। अब वो जैसे ही एंटर करती है, मेज का दरवाज़ा विडाल के लिए क्लोज हो जाता है। अब विडाल की आंखों से वो ओझल हो जाती है। अंदर आकर ऑफेलिया फॉन से मिलती है। वो उसे बताता है कि उस अंडरग्राउंड पोर्टल को ओपन करने के लिए उसे अपने भाई को इस खंजर से, जो उसे पेल मैन के किले से हासिल हुआ था, चोट पहुंचानी होगी ताकि उसके कुछ बूंद खून से वो अंडरग्राउंड पोर्टल ओपन हो जाए और वो अपनी दुनिया में वापस लौट जाए। लेकिन ऑफेलिया साफ इनकार कर देती है। उसी समय वहाँ विडाल आ जाता है। उसे फोन तो नहीं दिखता, लेकिन वो अपना बेटा ऑफेलिया से छीनकर उसे शूट कर देता है। जैसे ही वो लैब्रिंथ से बाहर निकलता है, मर्सिडीज और उसके साथी वहाँ पहुँच जाते हैं। विडाल को अब समझ आ जाता है कि उसका आखिरी समय आ गया है, इसलिए वो अपना बेटा उन्हें सौंप देता है और कहता है कि वो लोग उसे उसके पिता के बारे में ज़रूर बताएं कि वो कैसे मरे। लेकिन वो उसे साफ मना कर देते हैं कि वो उसके बेटे को उस जैसे क्रूअल मैन के बारे में कभी नहीं बताएंगे। फिर वो विडाल को शूट कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मर्सिडीज ऑफेलिया के पास पहुँचती है, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है और उसकी नाक से खून निकल रहा होता है और वो स्टोन पोर्टल में लेटी होती है। तभी हम देखते हैं कि ऑफेलिया के खून से अंडरग्राउंड पोर्टल ओपन हो जाता है और वो अपने राजमहल में पहुंच जाती है, जहां उसके दोनों पेरेंट्स जिंदा होते हैं और उसका स्वागत करते हैं। तभी वहां फोन भी आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुमने अपना फाइनल टेस्ट क्लियर कर लिया, क्योंकि फाइनल टेस्ट यही था कि उसने फोन के जोर देने पर भी अपनी आज़ादी के लिए किसी मासूम को चोट नहीं पहुंचाई। अगर वो अपने भाई को चोट पहुंचाकर उसके खून के बूंद का इस्तेमाल करती अपनी आज़ादी के लिए, तो वो कभी अपने फाइनल टेस्ट में सफल नहीं होती। वहीं दूसरी दुनिया में ऑफेलिया को ना बचा पाने के कारण मर्सिडीज रो रही होती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि अब वो अंजीर का पेड़ फल फूल रहा है और अब ऑफेलिया अपने किंगडम पहुंचकर काफ़ी खुश होती है, क्योंकि अब उसे सब कुछ याद आने लगता है। किंगडम में रहने वाले सभी लोग ऑफेलिया को देखकर खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि वो जाने से पहले अपने पीछे इस मानव क्षेत्र में अपनी कुछ ट्रेसेस छोड़ गई है, जो केवल उन्हीं को दिखता है जिन्हें ये पता हो कि कहाँ देखना है, यानी विजिबल ओनली टू दोज हु नो वेयर टू लुक। अब आपको ध्यान देना होगा कि मैंने मूवी की शुरुआत में एक इम्पॉर्टेंट मैसेज की बात की थी। वो मैसेज एक्चुअली में ये था कि जिस तरह ऑफेलिया ने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाकर सारे टेस्ट क्लियर किए, लेकिन फाइनल टेस्ट में उसने एक बहुत ही बड़ी सीख यानी मॉरल डिसओबीडियंस का एग्जाम्पल दुनिया भर के लोगों को दिया। यानी ऑफेलिया ने फोन के बार बार जोर देने पर भी अपनी आज़ादी के लिए अपने भाई का खून लेने से मना कर दिया और फोन के इंस्ट्रक्शंस को डिसओबे किया, भले ही उसे ज़िंदगी भर के लिए जन्म भर अपनी दुनिया से दूर क्यों ना रहना पड़े। मूवी को देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये सच में केवल फेरी टेल की कहानी है और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। तो आप गौर कीजिए कि मूवी का प्लॉट फैंटेसी से रियलिटी और रियलिटी से फैंटेसी के इर्द गिर्द है। तभी तो मैड्रिक रूट के आग में जलते ही कैरमेन की तबीयत खराब हो जाती है और वो खंजर जो ऑफेलिया ने पेल मैन के किले से हासिल किया था, उसे विडाल भी अपने हाथों से छू कर देखता है। तीसरा, मूवी के आखिर में जब वो मुरझाया हुआ पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें फॉन की, जो कि हाफ मैन और हाफ गॉड जैसा दिखने वाला क्रिएचर है, जो कि पूरी तरह से मिट्टी, मॉस और ट्री ट्रंक पार्क की मदद से बनाया गया। वहीं दूसरी तरफ वो डरावना दैत्य जो पेल मैन जैसा दिखता है, उसकी हैंडेड आई का फीचर जापानीज माइथोलॉजी मॉन्स्टर द टेनॉम से लिया गया है।
और ये कैरेक्टर एक पेंटिंग से प्रभावित है। यह हमें द बुक ऑफ क्रॉसरोड्स भी देखने को मिली, जो कि हमें वर्तमान से भविष्य की ओर रास्ता दिखाती हैं। तो ये थी आज की मूवी, जिसकी IMDb पे 8.2 की ग्रेट रेटिंग है और रॉटन टमाटोज पर 95% फ्रेश। इस मूवी का बजट था $19 मिलियन, पर मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे टोटल $83 मिलियन का कलेक्शन किया। स्टोरी में हमें जहां एक तरफ फैंटेसी तो दूसरी तरफ सोशल पॉलिटिकल ड्रामा, बैड वर्सेस एविल का कॉम्बिनेशन देखने को मिला। लेकिन हाँ, क्या आपने अपनी लाइफ में कोई मॉरल डिसोबीडियंस किया, यानी अपने फ़ायदे की परवाह ना करते हुए दूसरे की मदद की है? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।